आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहले हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को करने के लिए जो रूल है उस कंप्लीट रूल को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर रूल को स्टार्ट करते हैं। रूल के बारे में मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका रूल बहुत टफ नहीं है। ओवरऑल 5 पॉइंट्स है विद देयर सब पॉइंट्स। उन सारे 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान से एक बार समझना है। एक बार आप सारे पॉइंट्स समझ गए तो आप उसके बाद आप आसानी से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इजिली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी हम लोग किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उस वक्त हम किस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। किस सीक्वेंस को फॉलो करने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका मेटल आयन होता है, डिफरेंट टाइप्स के लिगैंड्स होते हैं, कैटायनिक स्फीयर होता है, एनायनिक स्फीयर होता है, इतनी सारी चीजें हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जब हम नेम लिखें तो पहले किसका नेम लिखें, बाद में किसका नेम लिखें। लिगैंड का पहले नेम लिखें कि मेटल का पहले नेम लिखें। इस तरह से पहले हमें सीक्वेंस को समझना है। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग सीक्वेंस को देखेंगे। तो अब समझिएगा कि क्या सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। ओके, देखिए, जब भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करिए तो सबसे पहले अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्फीयर के बाहर अगर कोई कैटायन मौजूद है तो सबसे पहले आप उस कैटायन का नेम लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर हम लोग इसे देखें तो स्फीयर के बाहर यहाँ पे क्या है, K4 यानी कि पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या होता है, कैटायन होता है या फिर एनायन होता है। तो अगर हम लोग चेक करें तो हमें पता है कि अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ब्रेक करके चेक करें तो हमें पता है कि देखिए पोटेशियम क्या होता है, आपका कैटायन होता है ना। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाहर एक कैटायन मौजूद है, ठीक है। तो जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कि स्फीयर के बाहर अगर कोई कैटायन मौजूद हो तो सबसे पहले हम लोग कैटायन का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पोटेशियम। अब बाई चांस मान लीजिए आपको कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है जिसमें स्फीयर के बाहर कोई भी कैटायन नहीं है, तो आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिए, उसके आगे बढ़ जाइए। जैसे ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पे भी स्फीयर के बाहर एक आयन है, लेकिन वो क्या है, वो आपका एनायन है, कैटायन नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये वाला स्टेप स्किप। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैटायन का नेम लिखते हैं। कैटायन कह लीजिए या पॉजिटिव आयन कह लीजिए या फिर कैटायनिक स्फीयर कह लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्फीयर के बाहर आयन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक स्फीयर। अगर एनायन है तो एनायनिक स्फीयर, कैटायन है तो कैटायनिक स्फीयर, ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव आयन का नेम लिख लिया। अब इसके बाद किसका नेम लिखेंगे, अब इसके बाद हमें नेम लिखना होता है लिगैंड्स का, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसका नेम लिखेंगे, लिगैंड्स का। जैसे अगर इस वाले कंपाउंड को हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन सा लिगैंड है, CN है ना, CN का होल 6। यहाँ पे आपका CN लिगैंड है। तो अब हम किसका नाम लिखेंगे, CN का, ठीक है। तो CN का नेम साइनो होता है। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि साइनो है। इसके बाद अभी आगे के स्टेप्स में ये भी आएगा कि किस लिगैंड का क्या नेम है और किस लिगैंड के नेम को कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें आगे आएंगी। तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। पॉइंट नंबर 1 में आपको सिर्फ पहले सीक्वेंस समझना है। तो इसके बाद कैटायन के बाद हम लोग नेम लिखते हैं लिगैंड का। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे CN है, CN यहाँ पे लिगैंड है, तो हमने इसका नाम लिख दिया हेक्सासाइनो। अब ये हेक्सा क्या है और साइनाइड को हमने साइनो क्यों लिखा, ये सारे पॉइंट्स आगे आएंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको सीक्वेंस देखना है, ठीक है। तो हमने लिगैंड का नेम लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कैटायन तो था नहीं, तो कैटायन वाला स्टेप स्किप, डायरेक्टली किसका नेम लिखेंगे, लिगैंड का। तो यहाँ पे लिगैंड क्या है, आपका अमोनिया, ठीक है, अमोनिया है, तो उसका नेम हमने डायरेक्टली लिगैंड का नेम लिख दिया, टेट्राएमीन। अभी टेट्रा कैसे आया और एमोनिया अमीन कैसे बन गया, ये सारी चीजें आगे डिस्कस होगी आगे के पॉइंट्स में।
फिलहाल यहाँ पे हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिगैंड का नेम लिख दिया। चलिए, लिगैंड का नेम हो जाए तो उसके बाद किसका नेम लिखते हैं? उसके बाद हम लोग नेम लिखते हैं सेंट्रल मेटल आयन का। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में सेंट्रल मेटल आयन आपका कौन है? आयरन। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिगैंड के बाद लिख दिया फेरेट। अब आयरन को फेरेट क्यों लिखते हैं, ये सारी चीजें आगे आएंगी। फिलहाल यहाँ के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम सिर्फ सीक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं। तो लिगैंड के नेम के बाद हमें मेटल का नेम लिखना था, तो यहाँ पे हमने मेटल का नेम लिख दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपका मेटल क्या है? कॉपर है। तो हमने यहाँ पे इसके नेम के बाद कॉपर लिख दिया। ओके, अब जब मेटल का नेम आपने लिख लिया तो उसके बाद हमें लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ऑक्सीडेशन स्टेट? सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, सेंट्रल मेटल आयन, जैसे यहाँ पे आयरन है सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पे क्या है? कॉपर है ना। तो अब हमें जब हमने मेटल आयन का नेम लिख दिया तो मेटल आयन के नेम के ठीक बगल में हम लोग मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हमें पता चलेगा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि फर्स्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहां पर मैंने आपको सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का मेथड बताया था। तो उसी मेथड से आपको कैलकुलेट करके लिखना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस वाले आयरन में क्या था, इस वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, तो हम लोगों ने ब्रैकेट में सेकेंड लिख दिया। जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में लिखते हैं और रोमन नंबर में लिखते हैं। तो यहाँ पे +2 आया था, तो हम लोगों ने इसको ऐसे ब्रैकेट बना के ब्रैकेट के अंदर रोमन में सेकेंड लिख दिया। यहाँ पे भी +2 आया था, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बना के रोमन में लिख दिया सेकेंड। ओके, चलिए, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए तो उसके बाद अगर आपके कंपाउंड में कोई आयनिक स्फीयर मौजूद है, एनायनिक स्फीयर, कोई नेगेटिव आयन मौजूद है, तो फिर आप क्या करिए, उस नेगेटिव आयन का नेम लिख दीजिए। अगर कोई नेगेटिव आयन मौजूद है तो उसका नेम लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इस वाले में तो कोई भी नेगेटिव आयन नहीं है, यहाँ पे जो भी आयन था वो पॉजिटिव आयन था, और पॉजिटिव आयन का नेम सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें ये स्टेप स्किप करनी है, बिकॉज यहाँ पे कोई एनायन है नहीं। अगर इस एग्जाम्पल में आ जाए तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? सल्फेट है। सल्फेट क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयन है। SO4 2- होता है ये, तो नेगेटिव आयन है, तो लास्ट में हम उसका नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे सल्फेट था, तो हमने यहाँ पे सल्फेट लिख दिया। ठीक है, तो ये स्टेप होता है, ये इस स्टेप को आपको फॉलो करना है, मतलब ओवरऑल इस सीक्वेंस को फॉलो करना है कि जब आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको नॉमेनक्लेचर करना है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि बाई चांस आपको कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलता है जहां पर कोई कैटायन भी नहीं है और कोई एनायन भी नहीं है, लेकिन स्फीयर पर कोई चार्ज लगा हुआ है। जैसे अगर हम इसको क्या करें, यहाँ से पोटेशियम हटा दें, चलिए यहाँ से हम इसको पोटेशियम भूल गए, ठीक है, पोटेशियम हमने हटा दिया और ये डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, एग्जाम में ये आपको इस फॉर्म में दिया है। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया है। अब देखिए, अगर इस तरह का कंपाउंड दे दे, ना तो वहां पे कोई कैटायन है ना फिर कोई एनायन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी बाहर कोई भी स्पीसीज नहीं है, और इस तरह से आपको दिया, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करिए कि रोमन नंबर जो आपने लिखा है ना, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, इसकी बगल में ION लिख दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज लगा है और कुछ कैटायन एनायन कुछ नहीं दिया है, सिर्फ स्फीयर पे कोई चार्ज लगा है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज लगा हो चाहे नेगेटिव चार्ज लगा हो, कोई भी चार्ज यहाँ पे लगा हो, मान लीजिए N+ या माइनस, कोई भी चार्ज लगा है, तो आप आयन लिख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आयन लिख दीजिए। और अगर कोई चार्ज नहीं लगा है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो कुछ मत लिखिए। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कुछ भी नहीं है, कैटायन भी नहीं है, एनायन भी नहीं है, बाहर कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है और स्फीयर पर यहाँ पे कुछ भी प्लस या माइनस कोई भी चार्ज लगा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ION आयन लिख देना है बस। और अगर कोई चार्ज ही नहीं लगा है, न्यूट्रल है, तो कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि हमें किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके रूल में हमें 5 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं विद देयर सब पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, अब बचे हुए 4 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो बचे हुए 4 पॉइंट्स में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ,
इससे पहले कि बचे हुए 4 पॉइंट्स को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको उससे पहले कुछ बात बताना चाहती हूँ। वो ये है कि देखिए, ये जो कैटायन का नेम लिखते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। बस ज्यों का त्यों जो भी आयन है उसका नेम लिख देना है। जैसे यहाँ पोटेशियम था तो हमने पोटेशियम लिख दिया, वहां सल्फेट था तो हमने सल्फेट लिख दिया। चाहे कैटायन के लिए भी सेम चीज है और एनायन के लिए भी सेम चीज है कि इनके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। बस इनका जहां पे भी जिस भी सीक्वेंस में ये जहां पर भी आ रहे हैं, बस उनका एज इट इज नेम लिख देना रहता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ यही रूल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और रोमन नंबर में लिखते हैं। इसके साथ ये रूल है। ठीक है। तो ये जो 5 चीजें आपको लिखनी है, इसमें से 3 के साथ कोई बहुत ज्यादा स्पेशल कंडीशन नहीं है। जैसे कि पॉजिटिव आयन के बारे में मैंने आपको बताया कि एज इट इज लिख देते हैं नेम। नेगेटिव आयन के बारे में मैंने आपको बताया कि एज इट इज नेम लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ थोड़ा सा रूल है कि यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और रोमन नंबर में लिखते हैं। ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा रूल है। अब जो भी रूल हमें आगे के जो बचे हुए 4 पॉइंट्स में डिस्कस करना है, वो एक्चुअल में इस लिगैंड्स और मेटल से ही रिलेटेड है। ठीक है। कि लिगैंड का नेम लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान देते हैं, वो आगे के पॉइंट्स में हमें डिस्कस करना है। और मेटल का नेम लिखते वक्त हम किन किन बातों का ध्यान देते हैं, उन्हीं को आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करना है। तो ये जो बचे हुए 4 पॉइंट्स है, वो एक्चुअल में लिगैंड्स और मेटल आयन से रिलेटेड ही है कि इन दोनों का नाम लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना है। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो रूल के सेकंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। रूल के पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम लोग लिगैंड का नेम लिख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें 4 बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो उन्हीं 4 बातों को हम लोग इसी पॉइंट नंबर 2 में 4 सब स्टेप्स बना करके देखेंगे, 4 सब पॉइंट्स बना करके देखेंगे। तो अब लिगैंड का नेम लिखते वक्त हमें किन 4 बातों को ध्यान में रखना है, उन 4 बातों को अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। मेनली इसमें यही सिर्फ लिगैंड वाला पोर्शन ही थोड़ा सा मेहनत वाला है, जहां पे आपको 4 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। बाकी सारी चीजें बहुत इजी है, बाकी जगह से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं है, बहुत सिंपल है। बस ये लिगैंड ही थोड़ा सा टफ है, तो इसको बहुत ध्यान से अब समझिएगा। ठीक है। देखिए कि लिगैंड को नेम लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग लिगैंड का नेम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिया गया है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टोटल कितने लिगैंड है। ठीक है। कितने लिगैंड है, 1 है कि 2 है कि 3 की 4। आप पहले लिगैंड चेक कर लीजिए कि टोटल कितने लिगैंड है। अगर 1 लिगैंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो वहां कुछ नहीं सोचना है। लेकिन अगर आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया गया है, अगर उसमें 1 टाइप से ज्यादा टाइप के लिगैंड्स हैं, तो उस कंडीशन में उनका नेम लिखते वक्त हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। यहाँ पे मैंने ये पूरी बात मेंशन कर दी है कि व्हेन मोर देन 1 लिगैंड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, देन इन दैट केस यू नीड टू चेक द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है, आपको ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है और आपको इसका नेम लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे बाहर कोई कैटायन तो है नहीं, तो कैटायन का नेम लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। यहाँ पे कोई कैटायन नहीं है बाहर, तो डायरेक्टली हमें किसका नेम लिखना है, लिगैंड का नेम लिखना है। और लिगैंड के नेम में पहला पॉइंट यही है कि अगर एक से ज्यादा लिगैंड्स मौजूद है, तो आपको क्या करना है, उनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो 3 टाइप्स के लिगैंड्स हैं। फर्स्ट आपका क्या है, NH3 है। सेकेंड टाइप आपका क्या है, SCN है। और थर्ड टाइप में आपका क्या है, Cl है। 3 डिफरेंट लिगैंड्स हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ फिर साइनो ही था केवल अकेला, यहाँ पे केवल अकेला एमीन ही था, अमोनिया ही था, या फिर साइनाइड ही था, है ना। साइनो और एमीन ही थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 तरह के लिगैंड्स हैं। एमीन भी है, थायोसाइनेटो भी है और क्लोरो भी है। 3 डिफरेंट टाइप्स के लिगैंड्स हैं। तो अब इनका नेम आपको लिखना है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देना होगा। एमीन ए से स्टार्ट होता है और ये क्या है आपका SCN, थायोसाइनेटो। देखिए लिगैंड के नेम के लिए अभी परेशान मत होइए, अभी सिर्फ रूल को समझिएगा। नेम आगे के पॉइंट्स में आएगा, तो वहां पे मैं सारे लिगैंड्स के नेम आपको बताऊंगी, किसका क्या नाम है और किस बेसिस पे है, सब कुछ। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी सिर्फ रूल समझिए। तो SCN क्या है, SCN का नाम होता है थायोसाइनेटो।
यानी कि टी से इसका नेम है, और Cl का नाम होता है क्लोरो, यानी कि C से इसका नेम है। देखिए इसका नेम A से है, इसका नेम C से है और इसका नेम T से है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले A वाला लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया टेट्रा एमीन। अभी टेट्रा क्यों आया, परेशान मत होइएगा, आगे आएगा पॉइंट में। तो पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया, टेट्रा एमीन मतलब एमीन का नाम। देन इसका नाम क्लोरो का क्लोरिडो, देन इसका नाम थायोसाइनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो टी से है, ठीक है। तो लिगैंड का नेम लिखते वक्त जो 4 बातें आपको ध्यान देनी है, उसमें से पहली बात यही है कि आपको हमेशा अगर एक से ज्यादा लिगैंड है तो उनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। आई थिंक इसका जो लिगैंड के नेम में जो 4 बातें आपको ध्यान देनी है, उसमें से पहली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आ जाते हैं सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, सेकंड नंबर में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सेकंड सब पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लोग लिगैंड का नेम लिख रहे हैं तो उससे पहले उसके नंबर्स जरूर चेक कर लीजिए कि ओवरऑल कितने नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे CN कितना है, 6 है, टोटल 6 CN है। यहाँ पे एमीन कितने हैं, टोटल 4 एमीन है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे भी टोटल क्या है, 4 एमीन है। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे EN का होल टॉइस है, मतलब 2 बार EN है। तो नंबर जरूर चेक कर लीजिए। तो जितने भी नंबर लिगैंड्स के होते हैं उस लिगैंड के नेम के पहले हमें प्रीफिक्स दिखाना पड़ता है। हमें ये बताना पड़ता है कि ये लिगैंड कितने टाइम्स इस स्फीयर में मौजूद है। जैसे यहाँ पे आपने साइनो लिखा था ना, तो यहाँ पे इसके पहले हेक्सा लगाया था। क्यों हेक्सा लगाया था, बिकॉज यहाँ पे 6 है, 6 CN है। यहाँ पे आपने एमीन लिखा था ना, इसका नेम लिखा था, तो यहाँ पे आपने टेट्रा लगाया था। क्यों टेट्रा लगाया था, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि इसमें एमीन 4 टाइम्स है। जैसे यहाँ पे भी आपने एमीन लिखा था तो इसके पहले आपने टेट्रा लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि आप यहाँ पे बता रहे हो कि आपका एमीन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 4 टाइम्स है। जैसे यहाँ पे है ना आपका ये वाला लिगैंड EN, एथिलीन डाइएमीन, इसके पहले आप बिस लगा रहे हो। आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आप बता रहे हो कि इसमें EN 2 टाइम्स है। तो ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग लिगैंड का नेम लिखते हैं तो पहले ये जरूर चेक कर लेते हैं कि ये वाला लिगैंड जो है वो स्फीयर के अंदर कितने टाइम्स मौजूद है, ठीक है, कितने टाइम्स मौजूद है उसको प्रीफिक्स लगा करके बताते हैं। अब इसके अंदर भी आपको समझना है कि अगर वो लिगैंड आपका मोनोडेंटेट टाइप का है, अगर वो लिगैंड आपका मोनोडेंटेट टाइप का है तो उसके नेम के पहले प्रीफिक्स लगाई जाती है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। जैसे अमोनिया, अगर आपका मोनोडेंटेट लिगैंड 2 है तो डाई, जैसे 2 बार अमोनिया है, कहीं पे 2 अमोनिया NH3 का होल टॉइस है तो आप क्या लिखेंगे, डाईएमीन। 3 अमोनिया है तो ट्राईएमीन, 4 अमोनिया है तो टेट्राएमीन। अगर मान लीजिए क्लोरीन है, 5 बार क्लोरीन है, Cl5 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, पेंटाक्लोरिडो। अगर 6 क्लोरीन है तो हेक्साक्लोरिडो, ठीक है। तो अगर मोनोडेंटेट है तो ये वाले प्रीफिक्स यूज करते हैं। चेक कर लीजिएगा कि कितने बार है। लेकिन अगर कोई आपका मोनोडेंटेट लिगैंड ना दे करके पॉलीडेंटेट लिगैंड दे दिया होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट के लिए ये वाला केस है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा प्रीफिक्स लिखते हैं उसके नंबर्स को शो करने के लिए। और जो ये वाला होता है बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड होता है, मतलब कोई ऐसा लिगैंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, भले ही 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर इस तरह के लिगैंड्स होते हैं तो उस केस में उनके नेम के पहले जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो होता है आपका बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। बिस कब लगाते हैं, जब आपके लिगैंड्स का नंबर 2 हो, ट्रिस 3, टेट्राकिस 4, पेंटाकिस 5 और हेक्साकिस 6, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के एग्जाम्पल देखिए, ये इसका भी देखिए, पॉलीडेंटेट का भी और मोनोडेंटेट का भी, दोनों का देखिए। जैसे यहाँ पे क्या है, साइनो है। साइनो आपको पता है मोनोडेंटेट लिगैंड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही आपका जो है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। इसकी टोटल कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे 6 है, तो हमने इसके नेम के पहले कौन सा प्रीफिक्स लगा दिया, हेक्सा, हेक्सा साइनो। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो एमीन है, एमीन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये क्या होता है, आपका मोनोडेंटेट लिगैंड होता है। इसमें केवल नाइट्रोजन ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है।
तो ये कैसा मोनोडेंटेट है और कितने बार है, 4 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या नेम लिखा है, टेट्रा एमीन। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे भी क्या लिखा है, टेट्रा एमीन। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है, ईएन। ईएन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका फॉर्मूला क्या था, इस तरह से थे ना, NH2 CH2 CH2 NH2। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपका क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन क्या है, आपका बाइडेंटेट लिगैंड है। तो इसका अब देखिए, ईएन आपका जो है, एथिलीन डाइअमीन क्या है आपका, ये बाइडेंटेट लिगैंड है। अब इस लिगैंड को अगर हम लोग देखें तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये ईएन का होल ट्वाइस दिया हुआ है। दिस मीन्स कि यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन 2 टाइम्स है। तो आपको एथिलीन डाइअमीन लिखने से पहले इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, बिस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बिस एथिलीन डाइअमीन। अब पॉलीडेंटेट लिगैंड के साथ एक नोट पॉइंट यहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा कि जो पॉलीडेंटेट लिगैंड्स होते हैं इनके नेम को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मोनोडेंटेट के साथ ये केस नहीं है, आपको साइनो लिखना है तो आपने डायरेक्टली लिखा साइनो, एमीन लिखना तो आपने डायरेक्टली एमीन लिखा, यहाँ पे भी एमीन, क्लोरिडो, थायोसाइनेटो सब डायरेक्टली लिखा। लेकिन जो पॉलीडेंटेट वाले लिगैंड्स होते हैं ना, इनके प्रीफिक्स तो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, बस इनके नेम को एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एथिलीन डाइअमीन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये लिगैंड वाला हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी ज्यादा नियम है वो सिर्फ लिगैंड के केस में ही है, बाकी जगह पर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसी के लिगैंड के ही 4 सब पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग समझ गए होंगे कि अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, एक से ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड नंबर में आपको ये समझना था कि लिगैंड के नेम से पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं, ये चेक करके कि वो वाला लिगैंड आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने टाइम्स प्रेजेंट है। अगर आपका मोनोडेंटेट लिगैंड है तो हम लोग बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये वाले प्रीफिक्स लगाते हैं, और अगर आपका लिगैंड बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट है तो उस केस में हम लोग बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस ये वाले आपके प्रीफिक्स यूज करते हैं। पॉलीडेंटेट के केस में आपको ये नोट पॉइंट दिमाग में बैठा लेना है कि जो हमारे पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगैंड्स होते हैं इनके नेम को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आई थिंक ये 2 सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं थर्ड सब पॉइंट पे। थर्ड सब पॉइंट पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके एम्बिडेंटेट लिगैंड्स होते हैं, जब इनका नेम लिखा जाता है तो इनके नेम के बारे में मैं आपको बता दूं, द नेम ऑफ थ्रू विच इट गेट्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। देखिए, अगर आपका ऐसा वाला लिगैंड हो जो कि एम्बिडेंटेट नेचर का हो, जैसे कि मैंने आपको HCl का एग्जांपल देकर के बताया था, HCl- का मैंने आपको बताया था कि ये सल्फर के थ्रू भी मेटल से जुड़ सकता है। किसी कंपाउंड में आपको दिखेगा कि ये सल्फर के थ्रू मेटल से जुड़ा है, और कुछ कंपाउंड में ये आपको दिखेगा कि ये नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से जुड़ा है। तो ऐसे वाले लिगैंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं और वो एक टाइम पर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इस तरह के लिगैंड को हम लोग एम्बिडेंटेट लिगैंड बोलते हैं। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स पढ़ा रही थी, ठीक है। तो जब इस तरह वाले जो लिगैंड्स होते हैं ना, जब इनका हम लोग नेम लिखते हैं तो इनके नेम के आगे वो अक्षर भी बता देते हैं, वो अल्फाबेट भी लिख देते हैं कि ये किसके थ्रू अटैच्ड है। अगर ये सल्फर के थ्रू अटैच्ड है तो इसके नाम के बाद हम लोग लिख देंगे थायोसाइनेटो S, और अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नेम के आगे N लिख देते हैं। ओके, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इस तरह से क्वेश्चन देख के पता कैसे चलेगा कि ये सल्फर के थ्रू अटैच्ड है या फिर नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है। तो उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं, एग्जाम में कम आते हैं एम्बिडेंटेट वाले, और अगर आएंगे भी तो फिर ब्रैकेट में मेंशन करके देता है कि इस एटम के थ्रू ये अटैच्ड है। आपका वो बता देगा कि थायोसाइनेटो अटैच्ड विद देयर नाइट्रोजन, ठीक है, और या फिर सल्फर, जो भी जिससे भी जुड़ा है मेटल आयन से, वो आपको जोड़ करके बता देगा। तो इसके साथ सिर्फ इतना है कि अगर बाई चांस आपको किसी भी कंपाउंड में जो आपको एग्जाम में दिया गया है, अगर बाई चांस वहां पे कोई एम्बिडेंटेट लिगैंड मौजूद है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि उसके नेम के बगल में
उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को मेंशन कर देना है जिस भी एटम का उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया है। जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में अगर आपको साफ दिख पा रहा हो तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है HCl माइनस के लिए कि थायोसाइनेटो एन क्यों लिख दिया है कि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू ये मेटल आयन से अटैच्ड है। ठीक है, तो आई थिंक अभी आप लोगों को ये जो लिगैंड्स के नेम से रिलेटेड 3 सब पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस सेकेंड पॉइंट का 4th सब पॉइंट समझेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट के 4th सब पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग लिगैंड का नेम लिखते हैं तो एक बार ये जरूर चेक कर लेते हैं कि लिगैंड पे चार्ज कैसा है। ओके, यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि लिगैंड कैसा है, मतलब कैटायनिक लिगैंड है या फिर एनायनिक लिगैंड है या फिर आपका लिगैंड न्यूट्रल है। ठीक है, होता क्या है कि जो आपके कैटायनिक लिगैंड्स होते हैं उसके केस में क्या होता है कि कैटायनिक लिगैंड्स के नेम में क्या होता है, नेम के लास्ट में IUM ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया जाता है? IUM सफिक्स ऐड कर दिया जाता है। और जो आपके एनायनिक लिगैंड्स होते हैं इनके नेम के लास्ट में जो सफिक्स ऐड किया जाता है वो आपका होता है O। और वहीं अगर हम न्यूट्रल लिगैंड की बात करें तो न्यूट्रल लिगैंड का जो नेम होता है वो एज इट इज लिख दिया जाता है, जो भी उसका नेम है। ओके, तो वैसे तो ये पॉइंट हम लोगों को बता दिया जाता है रूल में, लेकिन इसके लिए हमें परेशान होना नहीं पड़ता क्योंकि जो हमारी बुक्स में लिगैंड्स की पूरी सीरीज दी होती है, उनके नेम एंड चार्ज की जो सीरीज दी हुई होती है उसमें पहले से ही ये इसी फॉर्म में मेंशन रहता है, पहले से ही IUM लिखा रहता है, पहले से ही उसके सफिक्स लगे रहते हैं। और एनायनिक लिगैंड्स में पहले ही O ऐड करके ही देता है। ठीक है, तो ये बस आपको अपने नॉलेज के लिए जानना था, इसको आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा। आपको डायरेक्टली जो आप लोग नेम आपको मिलेगा, आपके बुक में जो सीरीज मिलेगी पहले से एडेड फॉर्म में मिलेगी, तो आपको उसी फॉर्म में उसको याद कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कैटायनिक लिगैंड्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स पढ़ा रही थी तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके कैटायनिक लिगैंड्स होते हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं, ये आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओवरऑल यही 3 एग्जांपल्स हैं जो बेसिकली आपको मिल सकते हैं। तो आप इनके नेम जानते रहिए कौन कौन से हैं। ये आपका NO+ है, नाइट्रोसोनियम। आप देख सकते हैं यहाँ से पहले ही IUM ऐड करके नेम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एज इट इज इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिए सारे लिगैंड्स का नेम, किसका क्या नेम है और किस पर कौन सा चार्ज है। देखिए, चार्ज इसलिए भी याद करना जरूरी है क्योंकि जब आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होता है तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया था कि वहां पे हमें सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर भी ब्रैकेट में लिखना होता है, ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखना पड़ता है। तो सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको लिगैंड के चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो आपको चार्ज प्लस नेम याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को देख लीजिए। देखिए, आपका कैटायनिक लिगैंड है तो कौन कौन सा है आपका, ये है नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोनियम है और आपका क्या है, हाइड्रोजीनियम है। ठीक है, तो पहले से ही IUM ऐड करके आपको देगा। और ये आपके इसके नंबर्स देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि इनके चार्ज किस पर कौन सा चार्ज है, +1 +1 +1। ठीक है, अब आ जाते हैं एनायनिक लिगैंड्स में। तो एनायनिक लिगैंड्स के नेम के लास्ट में O ऐड करके दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको पहले से ही O ऐड करके मिलेगा। आप देख सकते हैं क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आइडो, साइनो, सल्फेटो, एसीटेटो, ये क्या है आपका सल्फीडो, एजिडो, कार्बोनेटो, थायोसल्फेटो। ठीक है, और इन सब पे क्या क्या चार्ज है, -1। आपका सल्फेटो पे -2 चार्ज होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका किस पे है, सल्फीडो पे -2 चार्ज होता है और कार्बोनेटो पे -2 चार्ज है। और आपके थायोसल्फेटो, तीनों जो सल्फर वाले उस पर आपके -2 चार्ज है और कार्बोनेटो में, बाकी सब इधर क्या है, -1 चार्ज वाले। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी लिगैंड्स भी देख सकते हैं, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, थायोसाइनेटो, ऑक्सिलेटो, सल्फीटो, एमिडो, नाइट्रेटो और नाइट्रो, सब में पहले से ही क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स में O ऐड है, और सफिक्स आपका ऐड है। खैर ठीक है, यहाँ पे मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं एक्सप्लेन करने लायक, जस्ट नेम है। तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर बुक से मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूट्रल लिगैंड्स में।
तो न्यूट्रल लिगेंड्स, अब जब न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज तो होगा नहीं, तो सब पे चार्ज क्या रहते हैं आपके, 0 रहते हैं। और इनके नेम को एज इट इज लिखना होता है, इनके नेम के साथ कोई भी सफिक्स ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर का क्या नाम होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, इक्वा अमोनिया का एमीन होता है, और ये आपका कार्बोनिल हो गया, ये आपका थायोकार्बोनिल होता है। NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं, और ये क्या है आपका ट्राइफेनिल फास्फीन, पिरिडीन, और ये एथिलीन डाइएमिन, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपको शायद याद भी हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड पॉइंट के अंदर आप लोगों ने कौन से 4 सब पॉइंट्स सीखे, आपने यही सीखा, बहुत सिंपल था। मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्या क्या था। फर्स्ट ये था कि अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड्स एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मौजूद हैं, तो उस केस में हम लोग लिगैंड्स का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका ये था कि जब भी हम लोग लिगैंड का नेम लिखते हैं तो उसके पहले उसका प्रीफिक्स जरूर लिख लेते हैं। अगर आपका मोनोडेंटेट लिगैंड है तो हम लोग बाई, ट्राई, टेट्रा, जो भी है, जितने भी नंबर में लिगैंड प्रेजेंट है, उस प्रीफिक्स को ऐड कर लेते हैं उसके नेम के पहले। और अगर आपका लिगैंड बाईडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट है तो उसके नेम के पहले बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, जो भी है, जो भी नीड है, जो जिस भी प्रीफिक्स की नीड है, हम उसको उसके नेम के पहले लिख लेते हैं। देख लेते हैं कि कितने नंबर में लिगैंड है और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रीफिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में आपने क्या समझा, थर्ड पॉइंट में आपने ये देखा कि अगर आपका लिगैंड एम्बिडेंटेट टाइप का है तो हम उसमें उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लिखते हैं। जैसे थायोसाइनेटो है, आपका थायोसाइनेटो है, अगर वो N के थ्रू जुड़ा है तो थायोसाइनेटो लिखने के बाद ऐसे हाइफन लगा के N लिख देते हैं। और अगर आपका वही थायोसाइनेटो अपने सल्फर के साथ जुड़ा है तो उसके नेम को लिखने के बाद हाइफन लगा के S लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि एम्बिडेंटेट लिगैंड का नेम लिखने के बाद उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जरूर लिख देते हैं कि ये किस मेटल के, किस एटम के थ्रू मेटल आयन से अटैच्ड है ना। और फिर फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, फोर्थ सब पॉइंट में मैंने जस्ट आपको सारे लिगैंड्स के नेम बताए। जस्ट मैंने आपको ये बताया कि आपका न्यूट्रल लिगैंड एज इट इज होता है, जो भी उसका नेम होता है वैसे ही लिखा जाता है। और अगर आपके लिगैंड्स के टाइनिक है तो उनके नाम के लास्ट में आपको IUM देखने को मिलेगा। और अगर आपके लिगैंड्स एनायनिक है तो उसके नेम के लास्ट में आपको O देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी तो आपको लिगैंड्स के नेम यहाँ से याद ही करने पड़ते हैं, हालांकि क्वेश्चंस लगाते लगाते याद हो जाते हैं, ठीक है। तो नेम इसके याद कर लीजिएगा एंड चार्ज भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी पार्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए। तो आई थिंक लिगैंड वाला जो पॉइंट नंबर 2 है, जहां पे लिगैंड से रिलेटेड आपको सारे सब पॉइंट्स क्लियर करने थे, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग रूल के थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि जब मेटल का नेम लिखते हैं तो उस वक्त हमें किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए, जब भी हम लोग मेटल का नेम लिखते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी पड़ती है, वो ये है कि जैसे आपका कोई कंपाउंड है तो यहाँ पर कोई चार्ज तो नहीं लगा है, आपको ये चेक करना पड़ता है। आपको ये चेक करना पड़ता है कि स्फीयर पे यहाँ पे कोई चार्ज है या नहीं है। अगर स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अगर स्फीयर पे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, है ना, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर आपके यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज लगा है तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब यहीं पे मेटल के नेम को लिखते वक्त इसी चीज को चेक करना होता है कि यहाँ पे कोई चार्ज लगा है या नहीं। जब आप मेटल का नेम लिख रहे हैं और आपने देखा कि आपको जो कंपाउंड दिया गया एग्जाम में उस पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगा है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है, या फिर कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल है, या फिर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस केस में आपका जो मेटल का नेम है उसको एज इट इज लिखेंगे। मान लीजिए कॉपर वाला कोई कॉम्प्लेक्स था तो आप डायरेक्टली लिख देंगे, सॉरी क्रोमियम का कोई कॉम्प्लेक्स था तो आप डायरेक्टली लिख दिए कि क्रोमियम। आपने लिगैंड का नेम लिखा और लिख दिया क्रोमियम। लेकिन अगर बाई चांस आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कि यहाँ पे ऊपर स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज लगा है, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, तो उस कंडीशन में अगर आप मेटल का नेम लिख रहे हैं तो मेटल के नेम के लास्ट में आपको ATE ऐड करना पड़ता है।
तो उस केस में आप क्रोमियम नहीं बल्कि क्रोमेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रोमेट लिखेंगे। तो इस पॉइंट को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि जब आप मेटल का नेम लिख रहे हैं तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या कैटायनिक है तो आप मेटल का डायरेक्टली कॉमन नेम लिख देंगे, जो नाम हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो उस सिचुएशन में आपको मेटल का वो वाला नेम ऐड करना पड़ेगा जिसमें लास्ट में ATE ऐड होता है, 8 ऐड होता है। या फिर ये कह लीजिए कि आपको मेटल आयन के नेम के साथ 8 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्या ऐड करना पड़ता है? 8 ऐड करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको क्रोमियम वाला एग्जांपल बताया, क्रोमेट, क्यूप्रेट, फेरेट, इस तरह के नेम्स लिखने पड़ते हैं। कब? जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एनायनिक होता है। और अगर वही आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है, तो हम लोग जस्ट नॉर्मल नेम लिखते हैं, यही वाले कॉपर लिख देते हैं, आयरन, क्रोमियम, जो भी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका जिंक है तो जिंक, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थर्ड पॉइंट में कि मेटल का नेम लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट आपको बहुत पहले से पता है, इजी है, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट पॉइंट में ही, कि जब भी हम लोग क्या करते हैं सेंट्रल मेटल आयन का नेम लिखते हैं तो उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है। तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और रोमन नंबर में लिखा जाता है। तो फोर्थ पॉइंट आपको पहले से क्लियर है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं, यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल का लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज कैसे लिखते हैं? ऑलवेज जो नेम लिखना स्टार्ट करते हैं वो स्मॉल लेटर से करते हैं। मान लीजिए आपका जैसे यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, जिंक है और CN का होल ट्वाइस है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है और आपको इसका नेम लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पोटेशियम स्मॉल p से लिखना स्टार्ट करेंगे, स्मॉल p से। दिस मीन्स कि आपको स्मॉल लेटर से नेम स्टार्ट करना है, ऐसे कैपिटल P नहीं लिखना है। ओके, IUPAC नॉमेनक्लेचर को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, पहली बात ये है। और दूसरी बात इसी के अंदर फिफ्थ पॉइंट के अंदर ही ये दूसरी बात ये है कि जो इसका ये वाला पार्ट होता है, मतलब मेटल और लिगैंड वाला पार्ट होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन जिसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, इनके नेम के बीच कोई भी गैप नहीं रखते, कोई भी स्पेस नहीं रखते। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो लिगैंड और मेटल आयन के नेम के बीच कोई गैप नहीं रखते। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे ना डाइसाइनो, तो अभी आपको जिंक लिखना है, जिंक यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो जिंकेट आप लिखोगे, तो ये नहीं कि आप डाइसाइनो और जिंकेट के बीच गैप कर दो, आप डायरेक्टली इसी से O से विथआउट एनी स्पेस यहीं पर आप लिखो जिंकेट। ठीक है, ये तरीका है मतलब नेम लिखने का। तो यहाँ पे हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो रूल है, रूल के अंदर जो 5 पॉइंट्स हैं, आई थिंक यहाँ पे अभी आप लोगों को सारे 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हमारा रूल कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको करके बता रही हूँ कि इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सीक्वेंस चेक करना होता है ना। तो सीक्वेंस में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कोई कैटायन है कि नहीं। तो स्फीयर के बाहर यहाँ कोई कैटायन तो है नहीं, तो जब कैटायन है नहीं तो कैटायन का नेम लिखने की कोई नीड ही नहीं, मतलब ये वाला स्टेप स्किप। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसके बाद हमें नेम लिखना होता है लिगैंड का। तो अब जब लिगैंड का नेम लिखना होता है तो हमें 4 बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली बात ये कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है या नहीं। तो यहाँ पे तो करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिफरेंट लिगैंड्स मौजूद हैं। तो चलो पहला वाला पॉइंट मैं फॉलो कर लूंगी लिगैंड का। फिर उसके बाद मुझे लिगैंड के नेम के पहले उसका प्रीफिक्स लगाना होगा, तो चलिए मैं प्रीफिक्स भी लगा लूंगी। फिर उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई एम्बिडेंटेट टाइप का लिगैंड है या नहीं। तो मैंने देखा कि नहीं है, तो फिर मुझे पॉइंट 3 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यानी कि लिगैंड का जो तीसरा सब पॉइंट है वो मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो लिगैंड का लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाले पॉइंट में क्या है? लास्ट वाले पॉइंट में हमें देखना पड़ता है कि O या EM वगैरह जो लगना है, खैर
वो तो मुझे याद है, लिगैंड के सारे नेम्स मुझे याद हैं, तो वो तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, लिगैंड का नेम लिखना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर और प्रीफिक्स को फॉलो करते हुए मैं लिखूंगी। तो पहले मुझे यहाँ पे ये Cl है, तो Cl क्लोरिडो होता है, क्लोरिडो C से स्टार्ट होता है। और ये आपका क्या है, एथिलीन डाईएमीन है, एथिलीन डाईएमीन आपका E से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले मुझे क्लोरिडो का नाम लिखना चाहिए विथ देयर प्रीफिक्स। तो अब मैं लिख रही हूं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, डाई क्लोरिडो। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया, जैसे कि हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो डाई क्लोरिडो, इसका क्या होगा प्रीफिक्स, क्योंकि ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है तो इसका हो जाएगा बिस, और इसका नेम किसके अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर, एथिलीन डाईएमीन। अब इसके बाद मुझे नेम लिखना है इसके मेटल का। लिगैंड के नेम के बाद हम लोग किसका नेम लिखते हैं, मेटल आयन का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे मेटल आयन क्या है, कोबाल्ट है। अब जब मेटल आयन का नेम लिखना होता है तो हमें एक बार ये चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे स्फीयर पे कोई चार्ज है या नहीं, है ना, क्योंकि कैटायनिक स्फीयर और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए के केस में हमें मेटल का नाम एज इट इज लिखना होता है। लेकिन अगर वही नेगेटिवली चार्ज उठाता है तो हमें 8 ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, न्यूट्रल है, तो मैं सिंपली कोबाल्ट लिख दूंगी, और वो भी इस बात का ध्यान में रखते हुए कि मुझे लिगैंड के नेम और मेटल के नेम के बीच में कोई गैप नहीं करनी, और इन सारे लिगैंड्स के बीच में कोई गैप नहीं करनी। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट है जो स्फीयर के अंदर है, उनके नेम्स के बीच मुझे कोई गैप नहीं करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ कोबाल्ट। मेटल आयन का नेम लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का। तो मैं फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेती हूँ। इसको मैंने x मान लिया, प्लस Cl पे कौन सा चार्ज होता है, -1, तो -1 इंटू 2 प्लस En पे 0 है क्योंकि न्यूट्रल है, तो फिर इसको 0 ही हो जाना है। तो चलिए मैं इसको लिखती ही नहीं हूँ क्योंकि 0 ही हो जाना है। तो इक्वल टू यहाँ पे कोई स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने +0 स्किप किया है तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए यहाँ पे x कर लेती हूँ, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका क्या हो गया -2, ये आपका क्या हो गया 0। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, +2। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया रोमन नंबर में ब्रैकेट के अंदर सेकंड, बिकॉज मुझे ऑक्सीडेशन नंबर मिला +2। अब यहाँ पे कोई एनायन है नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमें एनायन का नेम लिखना होता है। यहाँ तो कोई एनायन है नहीं, तो एनायन भी नेम लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर यहाँ पे कोई कैटायन भी ना हो, एनायन भी ना हो, और यहाँ पे अगर कोई चार्ज लगा हो तो हमें आयन लिखना पड़ता है, ION। तो यहाँ तो कोई चार्ज भी नहीं लिखा, तो हमें ION लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो पहले वाले का नेम हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले के नेम में। तो सेकेंड वाला भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे भी कोई कैटायन है नहीं, तो डायरेक्ट हमें लिगैंड का ही नेम लिखना है, और लिगैंड वो भी सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई सीन नहीं है, बस हमें प्रीफिक्स को फॉलो करना है। एम्बिडेंटेट टाइप का ये है नहीं, और नेम मुझे इसका पता ही है, तो मैं प्रीफिक्स लिखते हुए इसका नेम डायरेक्टली लिखूंगी। क्या लिख दूंगी, मैं लिखूंगी हेक्साइक्वा। देन उसके बाद क्या लिखूंगी, मैं मेटल आयन का नेम लिखूंगी। अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल आयन का नेम एज इट इज हो जाएगा, है ना। 8 वेट वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, हेक्साइक्वा आयरन। अब इसके बाद मुझे चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल दिख रहा है क्योंकि आयरन को मैंने x मान लिया, और वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 न्यूट्रल लिगैंड है ये, और इधर मुझे दिख रहा है +3, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो x इज इक्वल टू मुझे मिल गया +3। दिस मीन्स कि मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 3rd। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई एनायनिक स्फीयर है या नहीं है, मतलब कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज स्फीयर के बाहर है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे स्फीयर पे चार्ज लिखा है, और जब स्फीयर पे कोई चार्ज लगा होता है तो हमें लिखना पड़ता है ION। बाहर कोई स्पीसीज ना हो और यहाँ पे कोई चार्ज हमें दिखे
तो हमें क्या लिखना पड़ता है, ION, आयन। चलिए ये वाला हो गया, ये वाला करके बताती हूँ। इसका नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस पे मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं डायरेक्टली नाम लिख देती हूँ। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम आपका हो जाएगा टेट्राआइडो। अब आप लोग भी अपनी कॉपी पे लिखते रहिए क्या नाम होगा इसका, क्या हो जाएगा, टेट्राआइडो। लिगैंड का नेम हो गया, मेटल आयन का नेम लिखूंगी, क्या हो जाएगा, और वो भी मेटल आयन का नेम लिखना है तो यहाँ चार्ज चेक करना है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, मरकरी है तो मर्क्यूरेट हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ मर्क्यूरेट विथआउट एनी स्पेस, मर्क्यूरेट। और अब मुझे यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 4-2, दिस मीन्स की सेकेंड। और यहाँ पे कोई बाहर कुछ भी चार्ज, कोई भी कैटायन नहीं है, कोई भी एनायन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चार्ज लिखा हुआ है तो मुझे इसके नेम के आगे ऐड करना पड़ेगा आयन। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया आयन। अब मैं इसका भी नेम लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, एक ही लिगेंड है तो उसका प्रीफिक्स लेते हुए मुझे क्या लिखना चाहिए, हेक्सोसाइनो। देन उसके बाद मुझे मेटल का नेम लिखना चाहिए, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो मुझे यहाँ पे आयरन नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, इसके नेम के साथ 8 लगाना पड़ेगा, 8 वाला नेम लिखना पड़ेगा, फेरेट। क्या लिखना पड़ेगा, फेरेट। और मुझे यहाँ पे चार्ज लिखना पड़ेगा, तो 6-3, दिस मीन्स की थर्ड। और उसके बाद यहाँ पे इसके बाद कोई स्पीसीज नहीं है, कोई भी कैटायन इसके साथ नहीं है, एनायन भी नहीं है। यहाँ स्फीयर पे चार्ज लगा हुआ है और जब स्फीयर पे चार्ज लगा होता है और इस चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई आयन नहीं होता है तो हमें यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ता है, ION, आयन, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए है, आप लोग इसका नेम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ओके। इसको आप लोग लिख के बताइएगा ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल कितना समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।